नमस्कार, मैं जनमक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से देश में पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है, एक स्वयंभू पत्रकार है, खुद को निष्पक्ष बोलते हैं और तमाम तरीके की पक्षकारिता करते हुए नजर आते हैं। कभी वो वामपंथी पार्टियों के लिए बैटिंग करते हैं, कभी कांग्रेस पार्टी के लिए, और कभी कभी देश में तमाम दंगे फसाद करने वाले लोगों के लिए बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। अगर ऐसे लोगों को जमानत मिल जाती है तो रवीश कुमार नाम का ये तथाकथित पत्रकार उनको निर्दोष घोषित कर देता है। ऐसा ये पहले भी कर चुका है, लेकिन एक बार फिर इसने प्राइम टाइम का एक वीडियो बनाया जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। और उसमें इसने तबलीगी जमात को लेकर जो रिपोर्टिंग की गई थी, उन सभी चैनलों को, उन सभी पत्रकारों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। और उसके पीछे तर्क ये दिया कि जिन तबलीगियों को आप विलेन बताने की कोशिश कर रहे थे, अपराधी बताने की कोशिश कर रहे थे, उन तबलीगियों को तो कोर्ट ने जमानत दे दी है। यानी कि रवीश कुमार इतना अनपढ़ है, इतना कुबुद्धि है, इतना मूर्ख है कि इसे ये नहीं पता कि जमानत देने का मतलब किसी को निर्दोष साबित करना नहीं है। लेकिन ये हर बार ऐसा ही करता है। अगर किसी बड़े अपराधी को, बड़े अपराध में जिसको लेकर मीडिया या जनता ने काफ़ी हो हल्ला मचाया हो, ऐसे व्यक्ति को अगर जमानत मिल जाती है और जमानत शर्त के साथ या काफी तीखी टिप्पणियों के साथ की जाती है, तब भी रवीश कुमार उसको निर्दोष साबित करने पर तुल जाता है। और ऐसा ये कन्हैया कुमार के मामले में भी कर चुका है, या फिर अमानतुल्लाह जैसे लोगों के बारे में कर चुका है। डॉक्टर कफील नाम का जो एक कातिल था बच्चों का, उसको लेकर भी इसने यही सब कहने की कोशिश की थी कि कफील तो निर्दोष है, उसको जमानत मिल चुकी है। लेकिन रवीश कुमार की बुद्धि या तो ज़्यादा काम नहीं करती है, या फिर इसके लिए स्क्रिप्ट लिखने वाले ये नहीं बताते हैं कि उस जमानत के आदेश में और क्या क्या टिप्पणियाँ कोर्ट ने की हैं। रवीश कुमार ने जब जेएनयू को मामला उठा था तब भी इसी तरीके की बातें की थी, और तमाम लोगों को जब जमानत मिली तो ये कहने की कोशिश की थी कि बेकार में इन लोगों को फंसाया गया था। उसी तरीके से अब रवीश कुमार तबलीगियों के लिए फील्डिंग करता हुआ नजर आ रहा है, बैटिंग करता हुआ नजर आ रहा है, और ये कह रहा है कि इन तबलीगियों को, जो विदेशी नागरिक थे, उनको कोर्ट ने जमानत दे दी। अब वो लोग कहाँ गए जो टीवी पर चीख चीख के कर रहे थे कि ये विलेन है, तबलीगी जमात ही कोरोना की सबसे बड़ी दुश्मन, फैलाने वाली देश की दुश्मन है, मौलाना साद दुश्मन है। इस तरीके की बातें करते हुए रवीश कुमार इन सभी लोगों को क्लीन चिट देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन रवीश कुमार को मैं याद दिला दूं कि उसे इन सब बातों को करने से पहले मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए, जिसके आधार पर तमाम कोर्ट्स ने इन विदेशी नागरिकों को जमानत दी है। उसके अंदर दो चीज़ों को कोट किया था मद्रास हाई कोर्ट ने। एक है विदेशी जो एक समझौता हुआ, उसमें विदेशी नागरिक को अपने देश लौटने की छूट देनी पड़ती है जो भी हस्ताक्षर करता देश है। भारत भी एक हस्ताक्षर करता देश है। दूसरा जो उन्होंने कोट किया है या कानून या नियम, उसमें वो है 21वां अनुच्छेद भारतीय संविधान का, जो कि मौलिक अधिकार है, और उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को अपने देश लौटने का पूर्ण अधिकार है। तो इसके तहत उन विदेशियों को भी कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी कि वो अपना पैसा चुकाएंगे आने जाने का, साथ ही साथ वो अपने पैसे पर रह रहे थे पुलिस की कस्टडी में, और इसके अलावा वो 70 दिन से ज़्यादा एक तरीके से सजा भुगत चुके थे, जो कि कोरोना महामारी को फैलाने के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए हो सकती थी। तो कोर्ट ने यही कहा था कि 70 दिन की सज़ा काफ़ी होती है, और चूंकि वो विदेशी नागरिक हैं और भारत एक विदेशी समझौते पर हस्ताक्षर करता है जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके अपने देश में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, और अगर पुलिस उसको रोकती है, कि जेल में डालती है या कुछ और करती है, तो निश्चित तौर पर इस अधिकार का उल्लंघन होगा, और कोई भी सजा किसी अधिकार का उल्लंघन करके नहीं दी जा सकती है। साथ ही साथ कोर्ट ने एक और बात का जिक्र किया, और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से इन लोगों ने महामारी के दौरान ये किया, और चाहे स्वास्थ्य महामारी हो या कोई सशस्त्र विद्रोह की संभावना हो, ऐसी स्थिति में विदेशी नागरिकों को देश में रोकने का कोई औचित्य नहीं है। ये सारे तार्किक तथ्य थे, लेकिन इनमें कहीं भी ये नहीं था कि ये सारे के सारे तबलीगी जिनको जमानत दी जा रही है वो निर्दोष हैं, और पुलिस ने या जो कोर्ट है, लोअर कोर्ट, उसने इन्हें बेकार में पकड़ा हुआ है। तो सीधी कहानी ये है कि उन्हें जमानत मिलती है किसी और ग्राउंड पर, लेकिन रवीश कुमार नाम का ये
तथाकथित भ्रमजीवी पत्रकार ये कह देता है कि इन लोगों को कोर्ट ने माफ़ कर दिया। यही कुछ इसने कन्हैया कुमार के मामले में किया था, जब कन्हैया कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी और कन्हैया कुमार के साथ उमर खालिद और उसके तमाम साथियों को जमानत मिली थी। तब इसने ये कहने की कोशिश की थी कि देखिए कन्हैया कुमार निर्दोष है, और इसने अपने चैनल के ऊपर भी कन्हैया कुमार को की बातों को ये बाद में उसको प्रमोट करने में सबसे आगे रहा। उसी तरीके से बाद में जब कफील नाम का जो व्यक्ति था, गोरखपुर में बच्चों की मौत को लेकर जिसको आरोपी बनाया गया था, जिस पर अपराध सिद्ध हो रहा था, उसके खिलाफ चार्जशीट भी थी, ऐसे व्यक्ति को भी इसके लिए भी अभियान चलाता हुआ रवीश कुमार दिखाई दिया। और इसने ये कहा कि जब कफील को कोर्ट ने जमानत दे दी है, इसका मतलब कफील अपराधी नहीं है। शायद रवीश कुमार की जो कानून की संबंध जानकारी है वो कम है, और इसके साथ वाले जो कानून जानने वाले लोग हैं उसको सही तरीके से ट्यूशन नहीं देते हैं, उन्हें ट्यूशन देने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इसे प्रशांत भूषण से जाकर 2-4 दिन ट्यूशन ले लेना चाहिए, जो कि इसका काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा रवीश कुमार करता रहता है। जमानत इसलिए दी जाती है कि वो व्यक्ति ये लिख कर देता है कि जब भी पुलिस बुलाएगी, जब भी जांच के लिए उसको बुलाया जाएगा, तब तक वो उपलब्ध रहेगा, कहीं भागेगा नहीं, कोई गलत गतिविधि में शामिल नहीं रहेगा। लेकिन रवीश कुमार का मानना यह है कि जमानत मिलने का मतलब है आप निर्दोष हैं। उस हिसाब से ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी भ्रष्टाचारी नहीं मानता है, चिदम्बरम को या दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को या फिर रावत वाड्रा जैसे लोगों को ये अपराधी नहीं मानता है, क्योंकि इन्हें जमानत मिल चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं और वो अगर भारतीय है, हिंदू है, तब निश्चित तौर पर रवीश कुमार ये घोषित कर देगा कि वो अपराधी है और वो उसने बहुत बड़ा अपराध किया है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। यानी कि एक मामले में अगर वो लोग कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं या मजहब विशेष से ताल्लुक रखते हैं, कम्युनिस्ट है, तब तो ये कहेगा कि जमानत मिल गई है तो वो निर्दोष है। और अगर वो भारतीय राष्ट्रवादिता की बात करते हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, तब रवीश कुमार और इसके साथ वाले लोग ये कह देंगे कि वो अपराधी हैं और उन्हें केवल और केवल सत्ता से नज़दीकी की वजह से छोड़ा गया है। तो ये दोगली बात करने वाला व्यक्ति, इसीलिए इसको एक लॉबिंग के द्वारा मैग्सेसे पुरस्कार दिलाया गया। तब भी हमने कहा था कि ये मैग्सेसे पुरस्कार जो है लॉबिंग करके इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसके द्वारा मोदी के ऊपर अटैक कराने के लिए इसे दिलाया गया है। और लोगों को लगता है कि अब पत्रकारों के नाम पर रवीश कुमार को आगे करके ही मोदी सरकार पर निशाना साधा जा सकता है, इसलिए इस व्यक्ति को मैग्सेसे दिलाया गया है। दूसरी खबर, जैसा कि हम पहले कह रहे थे, शर्जील इमाम जो कि जेएनयू का एक स्टूडेंट था, उसके ऊपर तमाम जो केसेस चल रहे थे, उसके तहत उसकी गिरफ्तारी होनी थी। गिरफ्तारी से पहले उसको कोरोना हो जाता है और इसीलिए दिल्ली पुलिस उसको फॉर्मली गिरफ्तार करके नहीं ला सकी, लेकिन अब उसे यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिस तरीके से पिछले दिनों जांच चली है, उसके ऊपर चार्जशीट भी दाखिल हुई है कि उसने जो बयान दिए थे 13 दिसंबर को या बाद में 16 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, वो सारे के सारे बयान उसी के हैं। फॉरेंसिक जांच में ये सिद्ध हो चुका है, जिसमें वो ये कहता हुआ दिखाई दे रहा था कि असम और नॉर्थ ईस्ट के जो तमाम इलाके हैं उनकी संपर्क को काट दिया जाए तो निश्चित तौर पर सरकार मजबूर हो जाएगी और CAA-NPR का जो हम विरोध कर रहे हैं उसको मान लेगी और हमें इस सरकार को इसके लिए मजबूर करने की जरूरत है। वो देश को तोड़ने की बात कर रहा था, लोगों को भड़काने की बात कर रहा था और सीधे तौर पर एक विद्रोह की, राजद्रोह की बात कर रहा था, जिसको लेकर उसके ऊपर UAPA लगाया गया है और उसके तहत जांच चल रही है। इस केस में भी जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान उसके साथ एक मंच शेयर कर रहा था, उसके बाद अमानतुल्लाह से जब पूछा गया तो उसने इसको टालने की कोशिश की, हालांकि अमानतुल्लाह खान ही उसको मंच पर लेके आया था। दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी का नेता है, इसने अब एक और नया फिर से वो राग अलापना शुरू कर दिया है और वो अब ताहिर हुसैन की जो बीवी है, बच्चे हैं, उनके लिए पैसा और मदद मांगता हुआ नजर आ रहा है। वो उपराज्यपाल से ये गुहार लगाता है कि इनके लिए खाने पीने का खर्चा नहीं चल रहा है, इनके जो खाते सीज हैं, उनको जो फ्रीज हैं खाते, उनको जो खोल दिया जाए और इनकी मदद की जाए, इनको प्रोटेक्शन दिया जाए, इनको धमकियां मिल रही हैं। ये वही ताहिर हुसैन है जिसने कि दिल्ली में तमाम दंगे कराए थे, उनका मास्टरमाइंड था और इसको लेकर अमानतुल्लाह खान और संजय सिंह उसको बचाते हुए शुरू से नजर आ रहे थे। ताहिर हुसैन को लेकर अमानतुल्लाह खान ने कहा था कि ताहिर हुसैन का दोष सिर्फ इतना है कि वो मुसलमान है और भारत में मुसलमान होने का मतलब है कि आपको अपराधी साबित कर दिया जाएगा। उसी ट्वीट के तहत इसने यह भी कहा था कि आने वाले दिनों में ताहिर हुसैन को ही इन दंगों का मास्टरमाइंड भी घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ताहिर हुसैन का जो इन्वॉल्वमेंट था उसको पूरी तरह से पता था और उसे पता था कि अगर पुलिस जांच करेगी तो ताहिर हुसैन जो इन दिल्ली के पूरे दंगों का मास्टरमाइंड है, जिसमें 53 लोगों की जान चली गई और 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जिनमें ज़्यादातर पुलिस वाले थे,
ऐसे दंगाई अपराधी और हत्यारे को भी वो मुसलमान होने के नाते बचाने की कोशिश करता है, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करता है और उसके बीवी बच्चों को सामने लाकर एक बार फिर से मजहब कार्ड खेलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में एक तरीके से एक्सपोज हो गई है। और खबरें तो यहाँ तक हैं कि ताहिर हुसैन की पत्नी को टिकट देने का भी वादा किया जा रहा है, जिससे कि ताहिर हुसैन को अपना मुंह बंद करने के लिए राजी किया जा सके, क्योंकि अगर ताहिर हुसैन ने अमानतुल्लाह खान, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से अपने रिश्तों को खोल दिया और ये बता दिया कि जो दंगे हुए थे उसमें इनका भी इन्वॉल्वमेंट था, तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी कहीं की नहीं रहेगी। जिन लोगों ने लालच में आकर इस पार्टी को वोट दे दिया था, वही इस पार्टी के विधायकों को, नेताओं को भगा भगा कर दिल्ली से बाहर फेंक देंगे। इस वजह से अरविंद केजरीवाल हो या अमानतुल्लाह खान हो, अब ताहिर हुसैन के परिवार की सहानुभूति लेते हुए नजर आ रहे हैं, उनके लिए वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से ताहिर हुसैन के खिलाफ तमाम जो चार्जशीट है वो दाखिल हो चुकी है, उसके बाद में जो सबूत है उसमें अगर कहीं भी अमानतुल्लाह खान, संजय सिंह का भी इन्वॉल्वमेंट होता है तो इनको भी बख्शा नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत।